नमस्कार, 2019 का महाभारत में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम मिश्रा। सीधे चलते हैं। प्रियंका गांधी इस वक्त कुछ कह रही हैं, क्या कुछ संबोधित कर रही है, सुनवाते हैं आपको। आप टेलीविजन पे देखें, कहीं भी देखें, आपको उन्हीं का प्रचार दिखेगा, लेकिन काम नहीं दिखेगा। तो अगर मैं यहाँ आई हूँ, मैं आप सबसे आग्रह करना चाहती हूँ कि आप ऐसी सरकार चुनिए जो काम करे, जिसका लक्ष्य ये है कि आपको मजबूत बनाए, जो आपकी समस्याओं को समझती है। लोग देशभक्ति की बात करते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने ये बात कही जो मैं आपके सामने भी कहना चाहती हूँ कि इससे बड़ी कोई देशभक्ति नहीं है कि आप जागरूक बने, आप अपनी समस्याओं को चुनावी मुद्दे बनाएं। चुनाव में कोई फिजूल का मुद्दा नहीं उठना चाहिए, बिल्कुल कोई और बात नहीं होनी चाहिए। यही बात होनी चाहिए कि आपका विकास, आपका उत्थान, आप आगे कैसे बढ़ेंगे। जो नेता यहाँ आए आपकी बात करे, नहीं तो उसको यहाँ से बोल दीजिए कि वो चले जाए। ये आपकी जिम्मेदारी है। तो मजबूत बनिए, सोच समझ के अपना वोट डालिए। इस बार आप सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए वोट दे रहे हैं। और ये देश किसका है? किसका देश है ये? जोर से बोलो, किसका देश है ये? इस देश की हिफाजत कौन करेगा? ठीक है, हम मेरे साथ कहिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। तो प्रियंका को आप सुन रहे थे, जो कि इस वक्त संबोधित कर रही थी अपने उत्तर प्रदेश के दौरे पर। आज प्रियंका प्रयागराज से निकलकर वाराणसी की ओर जा रही है। 3 दिन का यह दौरा। महाभारत के शंखनाद के साथ ही नामांकन का आधिकारिक श्री गणेश भी आज से हो गया है। हालांकि आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन नहीं किया, लेकिन प्रशासन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। इधर गोरखपुर से एक दिलचस्प खबर है। दिलचस्प आंकड़ा यह सामने आया है कि युवा मतदाता यहां की जीत में अहम भूमिका निभाएंगे। चुनाव आते ही उड़न खटोलों की भी मांग बढ़ गई है। ये सारी खबर आपको दिखाएंगे विस्तार से। साथ ही अमेठी और संत कबीर नगर का सियासी मिजाज भी समझेंगे, जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं महाभारत का सियासी सफर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज से देश भर में नामांकन का दौर शुरू हो गया, जिनमें उत्तर प्रदेश की 8 और उत्तराखंड की 5 सीटें भी शामिल हैं। ये रिपोर्ट देखिए। शुरू हुआ प्रत्याशियों का नामांकन। नामांकन के लिए हाईटेक इंतजाम। यूपी की 8 और पहाड़ की 5 सीटों के लिए नामांकन। 11 अप्रैल को होने हैं पहले चरण के लिए मतदान। पूरे देश पर चुनावी फीवर चढ़ चुका है। पहले चरण के मतदान के लिए तैयारियों का दौर भी शुरू हो गया है। पश्चिमी यूपी में सियासत का केंद्र कही जाने वाली मेरठ और हापुड़ समेत उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन का दौर शुरू हो गया। नामांकन की प्रक्रिया को देखते हुए डीएम के निर्देश पर कलेक्ट्रेट परिसर को सील कर दिया गया है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि हमारा जो पहले फेज में है 10 नंबर मेरठ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का आज हमने नोटिफिकेशन कर दिया है। 25 तारीख जो इसकी लास्ट डेट रहेगी। 3 बजे तक जो है नामांकन होंगे और 26 को हम लोग जो है समीक्षा के लिए भी लेंगे। और जो हमारा मतदान होगा वो 11 अप्रैल 2019 को होगा। 11 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए नामांकन की ये प्रक्रिया 25 मार्च तक चलेगी। नामांकन प्रक्रिया के मद्देनजर कलेक्ट्रेट परिसर में जगह जगह कैमरे लगाए गए हैं। नामांकन के दौरान निर्वाचन अधिकारी के कक्ष की वीडियोग्राफी होगी। कलेक्ट्रेट परिसर में 100 मीटर दूरी तक सिर्फ 3 वाहनों के ही प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान लाने की अनुमति होगी। नामांकन प्रक्रिया के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर आरएफ और पीएससी के घेरे में रहेगा। हालांकि इस नामांकन को आप औपचारिक शुरुआत मान सकते हैं, क्योंकि अभी ज्यादातर दलों के प्रत्याशियों का ऐलान तक नहीं हुआ है।
उम्मीद जताई जा रही है कि सभी बड़े राजनीतिक दल होली के बाद ही नामांकन दाखिल करेंगे। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को भी ट्रेनिंग दे दिया गया है, उनको भी आचार संहिता के बारे में भी बता दिया गया है कि 1+4 ही हमारे नामांकन रूम में अलाउड होंगे और अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होता है, अगर उसके 10 प्रपोजर आते हैं तो उसमें एट ए टाइम 4 अंदर होंगे और बाकी जब वो 4 अपना डिटेल देके फिर बाहर जाएंगे, फिर 4 अंदर आएंगे। तो आचार संहिता का हमें पूरा विश्वास है कि सभी पार्टीज के और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और अगर नहीं करते हैं तो कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। पहले चरण के लिए 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 91 सीटों के लिए उम्मीदवार नामांकन दाखिल करेंगे, जिनमें यूपी की 8 लोकसभा सीटें और उत्तराखंड की सभी 5 सीटें शामिल हैं। पहले चरण के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 25 मार्च तय की गई है। वहीं 26 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 28 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गोरखपुर जिले में 2 लोकसभा सीटें आती हैं, जिनमें गोरखपुर सदर और बांसगांव लोकसभा सीट शामिल हैं। इन दोनों ही सीटों पर इस बार युवा वोटर्स जीत हार का अंतर तय करेंगे। दरअसल गोरखपुर के इस बार के चुनाव को लेकर दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं। युवाओं को लेकर यह आंकड़े सामने आए हैं। इन आंकड़ों से यह जाहिर होता है कि गोरखपुर में जिसने युवाओं का दिल जीत लिया, उसकी जीत पक्की है। गोरखपुर सीट पर युवाओं का दम। चुनाव में युवा बनेंगे भाग्य विधाता। जिसने जीता युवाओं का दिल, उसके सिर सजेगा जीत का सेहरा। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद गोरखपुर एक बार फिर सुर्खियों में। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे देश की नजरें एक बार फिर जिले की 2 लोकसभा सीटों पर टिक गई। लेकिन जिले की 2 लोकसभा सीटों की चर्चा में होने की वजह इस बार सिर्फ सीएम योगी ही नहीं है, बल्कि यहाँ के लाखों युवा मतदाता भी हैं। इस बार के चुनाव में जिले की कुल मतदाताओं में 50% हिस्सेदारी अकेले युवाओं की रहेगी। मतलब साफ है कि इस बार जो भी चुनाव जीतना चाहता है, उसे युवाओं का दिल जरूर जीतना होगा। उनके मुद्दों पर बात करनी होगी, क्योंकि हर युवा का अपना अलग मुद्दा है। वो आर्टिकल 370 धारा 370 और अनुच्छेद 35A को हटाने को लेकर के हो, हर चुनाव में ये मुद्दा मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय विमर्श का विषय है। कॉमन सिविल कोड लागू हो, देश में रोजगार बढ़े, रोजगारी को बढ़ावा दिया जाए, जो बेरोजगार इतने घूम रहे हैं उनको रोजगार दिया जाए। बिल्कुल ने जो सुरक्षा की बात की, बाहरी सुरक्षा की, आंतरिक सुरक्षा की, ये सब तो जरूरी है ही, ये सब तो है। लेकिन एक युवा होने के नाते मैं जिन मुद्दों पे चाहता हूँ सरकार ध्यान दे, जैसे आरक्षण जो हो आर्थिक आधार पे हो, जिससे जाति आधार पे ना, क्योंकि सवर्ण जाति में भी हमने देखा काफी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पिछड़े आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो इस वजह जो 10% आरक्षण देने का काम गवर्नमेंट ने किया, ये अच्छा किया है। बात अगर कुछ आंकड़ों की करें तो गोरखपुर में कुल 34,60,000 मतदाता हैं, जिनमें 50% की हिस्सेदारी 18 साल से लेकर 39 साल तक के युवाओं की है। चुनाव में 24,000 ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार मतदान करेंगे। 18 से 19 वर्ष वाले युवा मतदाताओं की संख्या 24,661 है। 20 से 29 वर्ष के युवा मतदाताओं की संख्या 79,738 है। 30 से 39 वर्ष के युवा मतदाताओं की संख्या 8,92,299 है। तो जाहिर है चुनावी नैया पार करने के लिए इस बार प्रत्याशियों को युवाओं को रिझाना ही होगा, क्योंकि गोरखपुर के युवा जिसकी तरफ मुड़ेंगे, जीत का ताज उसके सिर ही सजेगा। गोरखपुर से न्यूज़ 18 के लिए राम गोपाल द्विवेदी की रिपोर्ट। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही अब चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ने की उम्मीद है। बस इंतजार है तो उम्मीदवारों की घोषणा की, लेकिन सियासी दलों में उड़न खटोलों की मांग तेज हो गई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के लिए एक निश्चित समय में हर गांव कस्बे तक पहुंच पाना नेताओं के लिए टेढ़ी खीर से कम नहीं है। ऐसे में हेली सेवाएं वरदान साबित होती। चंद घंटों के अंतराल में मैदान से लेकर पहाड़ तक पहुंचना आसान हो जाता है। लोकसभा चुनाव में सियासी दलों के पास बामुश्किल 1 महीने का समय बचा है, जिसमें प्रत्याशी घोषित करने से लेकर प्रचार, नामांकन और मतदान की प्रक्रिया संपन्न होनी।
प्रमुख सियासी दल भाजपा और कांग्रेस में अब इस बात को लेकर रस्साकशी है कि कौन अपने आला कमान से कितने संसाधन खींच पाता है। इन दिनों दोनों पार्टियां कब कहां कितने उड़न खटोले चाहिए इसकी गणित में जुटी हुई है। हालांकि कांग्रेस भी मानती है कि बीजेपी इस मामले में कांग्रेस पर भारी पड़ने वाली है। दो हेलीकॉप्टर, 2 चॉपर हमको चाहिए होते हैं, उनके लिए तो हम डिमांड रेज करेंगे। इसके अलावा जो चार्टेड प्लेस हैं, अगर बड़े नेता आ रहे हैं, प्रियंका गांधी आ रही हैं या सोनिया जी आए या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए, उनके लिए जो अलग से व्यवस्था है वो AICC। चुनाव प्रचार में चूंकि समय कम है तो चॉपर का भी उपयोग होगा ही होगा, और एक एक दिन में कई सभाएं होती हैं, और चूंकि पर्वतीय क्षेत्र के अंदर स्थितियां भी दुरूह हैं, दूर स्थानों पर जाना पड़ता है, तो जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनका अधिक से अधिक हमारा प्रयोग हो सके, इसके लिए हेलीकॉप्टर अपने आप में एक सुलभ साधन है। लेकिन जो चुनाव आयोग की सीमाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम ये कार्य करेंगे। भाजपा की माने तो वो अपने स्टार प्रचारकों की 35 जनसभाएं और प्रदेश स्तरीय नेताओं की करीब 200 जनसभाएं आयोजित करने वाली है। वहीं कांग्रेस भी इस बार पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात। और अब बात करते हैं पहाड़ में लगातार बढ़ते बेरोजगारों की। सरकार भले ही किसी भी पार्टी की रही हो, लेकिन उत्तराखंड में बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देखिए खास रिपोर्ट। बेरोजगारी उत्तराखंड में एक बड़ी समस्या बन चुकी है। 1.25 करोड़ आबादी वाले प्रदेश में करीब 12 लाख से ज्यादा बेरोजगार हैं। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो राज्य के सेवा नियोजन कार्यालय में हर साल 50 से 60 हजार के बीच नए बेरोजगार पंजीकृत हो रहे हैं। 2005 में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या करीब 3 लाख थी, जो अब बढ़कर 12 लाख पार कर गई। माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री दावे पे दावे करते हैं और आश्वासन देते हैं कि तुरंत बीपीएड की या बेरोजगारों की सुलह जल्दी करेंगे, और इस सुलह के चक्कर में आज 400 या 500 उत्तराखंड में माने प्रशिक्षित बेरोजगारों की एक भरमार से बन गई है, और सरकार के आश्वासन देती है। बात अगर कुछ और आंकड़ों की करें तो नैनीताल में 1,30,000, ऊधम सिंह नगर में 95,838, हरिद्वार में 87,856, देहरादून में 1,29,451, टिहरी में 78,751, चमोली में 50,119, पौड़ी में 65,432, उत्तरकाशी में 41,839, रुद्रप्रयाग में 28,491, पिथौरागढ़ में 80,149, अल्मोड़ा में 75,101, बागेश्वर में 33,560 और चंपावत में 25,758 बेरोजगार पंजीकृत। वहीं अगर रोजगार की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत राज्य में मात्र 4,500 युवाओं को ही रोजगार मिला है, और राज्य में लगे औद्योगिक इकाइयों में मौजूदा सरकार में केवल 3,000 लोगों को ही रोजगार मिल सका है। रोजगार का टोटा पूरे 5 साल रहा है, और जो आंकड़े हैं बेरोजगारी के, उन्होंने आसमान इनके कार्यकाल में छुआ है। और खास करके नोटबंदी और जीएसटी के त्रुटिपूर्ण इम्प्लीमेंटेशन की वजह से आप देखिए कि 1,10,00,000 का ये जो आंकड़ा है, ये कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया है, ये एक ऐसी प्रतिष्ठित कंपनी ने आंकड़ा दिया है कि इन लोगों ने रोजगार खोया है, और जो छोटे कारोबारी हैं वो तो पूरी तरह से तबाह हो गए। तो ऐसे में जब आपने भुखमरी पर लोगों को उतार दिया हो, आप कौशल विकास की बात करें, जनधन की विकास करें, मुद्रा योजना की बात करें, ये सब बातें जो हैं हवा हवाई साबित हो। जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, जिस प्रकार से पार्लियामेंट के अंदर सरकार द्वारा जो आंकड़े पेश किए गए, जिस प्रकार से तमाम सारा जो बड़ा सेक्शन है जिसको हम श्रमिक कहते हैं, चाहे वो फार्म सेक्टर का है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का है, उसके बारे में जो ESI वगैरह के तमाम सारे बाकायदा सरकारी आंकड़े प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें तमाम सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, उससे जाहिर तौर पर यह स्पष्ट हो जाता है कि बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हुआ है। आमतौर पर चुनाव के दौरान रोजगार बड़ा मुद्दा रहता है, और रोजगार के लिए वादे भी हर राजनीतिक पार्टियों के मैनिफेस्टो में देखने को मिलते हैं।
लेकिन लगातार बेरोजगारों की बढ़ती फौज पार्टियों के लिए कहीं मुश्किल ना बन जाए। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। अस्तित्व का संकट झेल रहा क्षेत्रीय दल यूकेडी अपने दम पर ही चुनाव लड़ने का दावा कर रहा है, लेकिन बिना किसी गठजोड़ के सहारे बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देना क्या यूकेडी के लिए मुमकिन होगा? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। चुनाव दर चुनाव अपने वोटिंग प्रतिशत में पिछड़ता जा रहा यूकेडी 2019 लोकसभा चुनाव में अपने ही दम पर चुनाव लड़ने जा रहा है। विधानसभा चुनाव 2002 के बाद से वोटिंग प्रतिशत में जो गिरावट आई है वो 2017 के विधानसभा चुनाव में 0.7 वोटिंग प्रतिशत के साथ औंधे मुंह गिर गई थी। विधानसभा चुनाव में यूकेडी के वोटिंग प्रतिशत की अगर बात करें तो 2002 में यूकेडी को 7.2% वोट मिले थे। 2007 के विधानसभा चुनाव में 5.5%, 2012 में यूकेडी को 1.2% वोट मिले और 2017 में आंकड़ा घटकर 0.7% वोट पे आकर सिमट गया। वोटिंग प्रतिशत के लगातार गिरने के बावजूद पार्टी कहती है कि वो किसी भी पार्टी से गठजोड़ नहीं करेंगे। हम गठबंधन के लिए इसलिए तैयार नहीं हैं क्योंकि हम अगर गठबंधन करेंगे तो वो अपनी बात को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं और जो हमारा मकसद है उसको पीछे छोड़ देते हैं गठबंधन में। तो हम चाहते हैं चाहे हमारा कैसा भी आदमी लड़े ताकतवर बन करके, वो अपनी बात को गांव तक तो पहुंचाए। वही काशी सिंह एरी भी चुनाव को लेकर कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, जो नैनीताल से प्रत्याशी हैं। यूकेडी ने आज से नहीं, वहाँ की जिला इकाइयों ने बहुत पहले ही ये प्रस्ताव पारित किया था कि नैनीताल सीट से काशी सिंह एरी जी को चुनाव लड़ना चाहिए, हमारी रिक्वेस्ट है। और आज पूरे सदन ने भी ये कहा कि नैनीताल से हमको चुनाव लड़ना चाहिए था। मैंने कुछ अपनी परेशानियां पार्टी को बताई हैं कि एक तो मैं उस मनस्थिति में भी नहीं हूँ, चुनाव जल्दी हो गया है और थोड़ा आर्थिक स्थिति नहीं है हमारी ठीक। अब दल का अनुरोध है तो इस पर मैं विचार कर रहा हूँ। अभी 15-18 को हम लोग बैठेंगे। यूकेडी को चुनौती राष्ट्रीय पार्टियों से है, लेकिन अंदर खेमे में ही पार्टी का बिखराव दल की स्थिति को साफ बयां कर रहा है। ऐसे में पार्टी के प्रतिनिधि का संसद में पहुंचने का सपना दूर की कौड़ी नजर आ रहा है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। मनोहर पर्रिकर को अंतिम विदाई दी जा रही है, सीधे आपको ले चलते हैं। मनोहर पर्रिकर को अंतिम विदाई दी जा रही है। अनंत सफर पर मनोहर पर्रिकर, उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया वहां पर हो रही है और ये पणजी से इस वक्त की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अनंत सफर पर मनोहर पर्रिकर। मनोहर पर्रिकर चाहे गोवा के मुख्यमंत्री के पद के उनके कार्यकाल को देख लें या देश के रक्षा मंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल देखें, हर किसी ने उनके अंदर जिस तरीके से काम के प्रति जो लगन और जो मेहनत थी, वो अभी हमने पिछले वक्त में भी जब देखी कि इतने बीमार होने के बाद भी वो गोवा में सदन के अंदर आए और वहां पर आकर के उन्होंने ब्रीफ किया, तो इन तमाम चीज़ों को लोग अपने जहन से उन तस्वीरों को नहीं भुला पा रहे हैं। भले ही मनोहर पर्रिकर अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन हर कोई चाहे देश के रक्षा मंत्री के तौर पर उनके योगदान को, चाहे गोवा के मुख्यमंत्री के तौर पर उनके योगदान को नहीं भुला सकेगा। गोवा में जिस तरीके से उन्होंने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई, ये सबको पता है। और यहां पर देश के रक्षा मंत्री के तौर पर एक अच्छी दूरगामी सोच का भी उन्होंने कई मसलों में एक निर्णय पेश किया, वो भी देश के लोग नहीं भुला पाएंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अनंत सफर पर मनोहर पर्रिकर, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है और कुछ ही देर में मनोहर पर्रिकर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अनंत सफर पर मनोहर पर्रिकर, ये दो दृश्य इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। 2014 में मोदी सरकार में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर रहे, उसके बाद गोवा के मुख्यमंत्री
सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी जिम्मेदारी मनोहर पर्रिकर को मिली उन्होंने उसको बखूबी अंजाम दिया और तमाम मसलों पर अपनी बात को बड़ी सहज अंदाज में लोगों के साथ रखने के लिए हमेशा मनोहर पर्रिकर जाने जाएंगे। जब लोगों को कल ये खबर मिली कि मनोहर पर्रिकर हमारे बीच नहीं है, सबको पता था कि मनोहर पर्रिकर की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, उनका इलाज चल रहा है। पिछले वक्त में हमने गोवा के सदन के भीतर से उनकी एक तस्वीर भी देखी थी, तमाम सोशल साइट्स पर, सोशल मीडिया पर वो दृश्य भी देखा गया था। लेकिन इन सब के बीच मनोहर पर्रिकर का जाना राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ गोवा के लोगों के लिए एक बड़ी क्षति के तौर पर है। और जब कोई इस तरह का लोकप्रिय व्यक्तित्व हम लोगों के बीच से जाता है तो जाहिर तौर पर इतना दुख होता है कि उसकी भरपाई नहीं हो पाती है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी। वो दृश्य इस वक्त हम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी। वो दृश्य आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मनोहर पर्रिकर अब हमारे बीच नहीं है। ये दूसरी तस्वीर में उनके परिवारजनों से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने वहां जाकर श्रद्धांजलि दी। उस वक्त की तस्वीर हम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो पहली तस्वीर है वो हम आपको लाइव दृश्य दिखा रहे हैं पणजी से, जहां पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया इस वक्त वहां पर चल रही है। पणजी से ये दो तस्वीरें, एक तस्वीर नरेंद्र मोदी की इस वक्त की है जब वो श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर पहुंचे और परिवारीजनों से मुलाकात की, और दूसरी तस्वीर इस वक्त सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया वहां पर चल रही है। वो दृश्य हम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। मनोहर पर्रिकर का अंतिम संस्कार वहां पर हो रहा है और उसकी प्रक्रिया चल रही है। कुछ ही देर में वहां पर अंतिम संस्कार होगा। उसकी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मनोहर पर्रिकर के बारे में किसी भी व्यक्ति, चाहे गोवा से जुड़ा हुआ हो, चाहे देश की राजनीति से जुड़ा हुआ हो, चाहे सामाजिक जीवन से जुड़ा हो, उससे अगर आप बात करें तो वो मनोहर पर्रिकर के बारे में अपनी बातों को बड़े ही सहज अंदाज में रखते हैं। ये हर एक आदमी कहता है, लेकिन मनोहर पर्रिकर आज हमारे बीच नहीं है। और जाहिर तौर पर जब कोई हमारे बीच से जाता है तो उसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल होता है। मनोहर पर्रिकर का जाना एक बहुत बड़ी राजनीतिक क्षति है जो शायद सालों साल तक नहीं भर पाएगी। रक्षा मंत्री के तौर पर तमाम ऐसे किस्से हैं जिनको हम याद कर सकते हैं। इसके लिए मनोहर पर्रिकर सालों साल जाने जाएंगे और कोई भी उनकी भरपाई नहीं कर पाएगा। मनोहर पर्रिकर के निधन से पूरे गोवावासी ही नहीं, समूचे देश में शोक की लहर है। आज आपको बता दें कि राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। चाहे सिनेमा जगत के लोग हों, चाहे राजनीतिक जगत के लोग हों, सब ने अपना दुख प्रकट किया है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि मनोहर पर्रिकर हमारे बीच नहीं है।